कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 5 दिनों के यूरोप दौरे पर। राहुल गांधी जर्मनी और ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों से संवाद करके 2019 के लिए समर्थन जुटाने निकले। अपने दौरे की शुरुआत राहुल गांधी ने जर्मनी के हैम्बर्ग से की, जहां उनके भाषण पर अब देश की राजनीति का तापमान बढ़ गया है। जर्मनी के हैम्बर्ग में राहुल गांधी ने भारत की मौजूदा दशा और दिशा पर अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 तक देश में सभी वर्ग, जाति और समुदाय के लोगों को साथ लेकर सरकारें आगे बढ़ रही थी। विकास में सबकी हिस्सेदारी थी, लेकिन अब सरकार दलितों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के फैसले और अधूरी तैयारी के साथ जीएसटी लागू किया गया, जिससे देश में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसी के चलते मॉब लिंचिंग और दलितों, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसी भी देश में खास समुदाय को विकास से दूर रखना खतरनाक है। उन्होंने इराक का उदाहरण दिया और कहा कि तिकरित कबीले के लोग 2003 में सरकारी नौकरियों से उन्हें बाहर किया गया तो इस्लामिक स्टेट जैसा खतरा पैदा हो गया। Couple of years back, the Prime Minister demonetized the Indian economy. And he destroyed the cash flows of all these small and medium businesses. Millions and millions and millions of people who worked in the informal sector were left unemployed. Large numbers of people who worked in these businesses were forced back to the villages. And these three things that the government has done has made India angry. And that's what you get to read in the newspapers. When you hear about lynchings in India, it took the United States a couple of months to defeat Saddam Hussein's army. Hardly any Americans died. Few months after the invasion, राहुल गांधी ने भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए पुरुषों की सोच को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात भी कही। अब बीजेपी राहुल गांधी के भाषण पर भड़की हुई है। बीजेपी का आरोप है कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आतंकवाद को जस्टिफाई करने का आरोप भी लगाया। और महाबहस में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधांशु मित्तल हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ मीम अफजल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राघव अवस्थी, आरएसएस विचारक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मीम अफजल साहब, पहला सवाल आपसे ही है कि जो आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ने एक तरीके से देश का अपमान किया, और दूसरा बड़ा आरोप कि उन्होंने इस सरकार को कोसने के चक्कर में आतंकवाद को एक तरीके से जस्टिफाई कर दिया, उन्होंने जो आईसिस को लेकर कहा। देखिए, कहीं दूर दूर तक आप इस तकरीर से ये साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने आतंकवाद को जस्टिफाई किया है। शायद ये बात किसी और वर्ल्ड लीडर ने कही होती कि भाई आप जो भी चीजें सामने आती हैं उसका रीजन जो है वो तलाश करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। राहुल जी ने जो इराक की मिसाल दी, जिसको लेकर के आईएसआईएस का नाम भी उन्होंने लिया कि इस तरह की जो तहरीकें हैं उनसे जोड़ने का लोगों को मौका मिलता है, उसमें बहुत साफ कहा उन्होंने कि सोसाइटी में जब भी कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी होती है तो उसको चेक करने की जरूरत है। एक उदाहरण वहीं से इराक वो हम चेक नहीं करते हैं। एक बार उनको और फिर जब मामला हाथों से निकल जाता है, मुझे आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। मेरी आवाज सर, हमारे साथ राघव हैं, वो कुछ आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। मैंने कहा आप पहले बोल लीजिए, फिर सबको मौका दूंगा। जी, नहीं, जरूर वो जो बोलना चाहें वो जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल एक सीरियस डिस्कशन के मूड में हूँ, और इत्तेफाक से मुझे लगा कि आज बीजेपी से भी एक सीरियस मूड के डिस्कशन वाला आदमी को भेजा गया है, तो मुझे खुशी है। चूंकि तू मैमा वाली बहस ना मैं जाता हूं, ना मैं करता हूं, ना मेरे कैपेसिटी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने जो कुछ चीजें उठाई हैं वो बहुत सीरियस थॉट उस पर अप्लाई करने की जरूरत है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि राहुल जी जब भी कुछ बोलते हैं वो उसमें नेगेटिविज्म तलाश करते हैं। मैं बीजेपी के तमाम नेताओं से जिनके रिएक्शंस भी आप दिखा रहे थे, यही कहूंगा कि हर चीज में नेगेटिविटी तलाश करने की बजाय कुछ पॉजिटिविटी भी तलाश करना चाहिए। नहीं सर राहुल जी मैं थोड़ा सा आपको राहुल गांधी का भाषण जो है प्रधानमंत्री उसकी पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तो वो जवाब भी सुनने सर, जब वो वाला ISIS का जिक्र कर रहे थे जी, मैंने पूरा, तो उन्होंने, मैं दर्शकों के लिए भी थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं, उस पूरे भाषण को पूरा उन्होंने सुना। कहा कि एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज इफ यू डोंट गिव पीपल अ विजन इन द 21st century, somebody else will give them one. And that is the real risk of excluding large number of people from our development process. सर, सवाल यह है कि जब आप ऐसा कहेंगे कि लोगों को काम नहीं मिला या उनको एक्सक्लूड कर दिया गया इसलिए उन्होंने बंदूक उठा ली, तो ऐसा लगता है कि बंदूक उठाने के पीछे जो वजह थी उसको जायज ठहराया जा रहा है। और फिर लोग पूछेंगे कि कश्मीर में जिन युवाओं ने बंदूक उठा ली, क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी का इतने सालों का राज जिम्मेदार है कि आप उनको कोई विजन नहीं दे पाए? क्या इस देश में जितने बैंड संगठन है, चाहे वो सिमी हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, उल्फा हो, LTTE हो, तमाम जो हैं, उनके हाथ में जो बंदूक पहुंची, वो क्या कांग्रेस पार्टी ने विजन नहीं दिया, उनको एक्सक्लूड करके रखा, इस वजह से पहुंची जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस तर्क से? तो यही लगता है। मैं टीवी पे हूं। देखिए, जो राहुल जी ने कहा वो कोई नई बात नहीं है। ये बात तो वसुंधरा राजे सिंधिया बोल चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो सेक्शंस को जो है एलिमिनेट किया गया है, उसके नतीजे में ये लिंचिंग हो रही है और इसमें किसी एक स्टेट को खड़ा करना गलत है। ये पूरे देश के अंदर ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो बात राहुल जी ने कही है, इससे पहले खुद बीजेपी के लीडर बोल सर, बीजेपी ने कहा हो या नहीं हो, उससे हम बीजेपी वालों से पूछ कश्मीर लेंगे। के बारे में सर, कल को फिर कोई कहेगा कि सड़क पर किसी ने किसी से आप बटुआ छीनने के लिए गोली मार दी, तो आप उसको भी जस्टिफाई कर देंगे कि भाई वो गरीब था, उसको जो मौका मिलना चाहिए नहीं मिला, तो पैसा छीनने के लिए उसने गोली मार दी क्योंकि सरकारों ने उसको जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए, मैं आपको कहूंगा ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये वो बताने के लिए है कि आप इस तरह के हालात मत पैदा कीजिए जिससे कुछ लोगों को इस किस्म की हरकत, वो हालात कौन से थे जिसमें इंडियन मुजाहिदीन पैदा हुआ, जिसमें LTTE पैदा हुई, जिसमें उल्फा पैदा हुआ? ये तमाम कश्मीरी युवाओं ने बंदूक उठा ली। इस देश में तो 70 साल में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। फिर इस तरीके से तो कांग्रेस पर सारा इल्जाम चला जाएगा कि आपने इन आतंकियों को खड़ा किया। देखिए, कश्मीर जो है उसके हालात दूसरे थे, उसमें सब चीज मिलाकर के आप बोले। जहां तक दूसरी बातें हैं, दूसरे जगहों की बातें हैं, मैं ये बात मानता हूं, ये खाली पूरे देश के अंदर आज से नहीं, पूरा हमारा सिस्टम जो है भारत के अंदर जिस तरह का सिस्टम रहा है, कास्ट बेस्ड जिस तरह से रहा है, रिलीजियस बेस्ड जो रहा है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज के अंदर ही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार करने से कोई इनकार नहीं कर रहा सर, कि सरकार अगर बंदूक उठाने को आप कहेंगे तो गलत करेगी कि आप बंदूक उठाने के पीछे की वजह को अगर एक तरीके से कहेंगे कि इस वजह से ये हुआ, तो फिर उन युवाओं को मौका मिल जाएगा कि भाई हमारे साथ तो सरकार ने ऐसा कर दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो भी स्टडी करने की। राघव हमारे साथ है सर, वो भी युवा ही है, जरा उनकी सुनिए, वो भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अमीन साहब, आपसे मैं उम्र में काफी छोटा हूं और इराक की उन्होंने मिसाल दी, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, शायद आपसे पूछना चाहता हूं। आप लगता है वेस्ट एशिया के मामलों में थोड़ा इंटरेस्ट जरूर रखते होंगे, आपकी दिलचस्पी होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आईसिस के खिलाफ जो लड़ने वाले फोर्सेज में जो प्रमुख हैं वो तो कुर्दिश पेशमर्गा हैं, जिनमें महिलाएं भी काफी आगे बढ़ चढ़कर लड़ती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो कुर्द हैं उन पे तो तुर्की में और इराक में जब सद्दाम हुसैन का समय था तो कुर्द को उन्होंने गैस किया था। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर ये जो आतंकवाद की बात करी जाती है कि आतंकवाद बेरोजगारी और एलियनेशन से फैलता है, तो ऐसा क्यों है कि जो कुर्द लोग हैं वो आईसिस में भर्ती क्यों नहीं हुए हैं? तो एक पहला प्रश्न तो मैं पूछना चाहूं, तो ये राहुल गांधी मिसाल दे रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरी आपकी है राहुल गांधी जी जितना हो सकता है ज्ञान ना हो इन सब विषयों पर मुझे लगता है ये मिसाल ही गलत है। इसका आप पहले तो उत्तर दीजिए, ये तो मेरा पहले उसका उत्तर ले लीजिए। आवाज सही कराओ यार। अब इनको सुनना, फिर से बोलूं मीम साहब? आपने सुन लिया मीम अफजल साहब जो सवाल था?
या मैं फिर से पूछूं? जी मेरा मीम मेरा आपका जो कम्युनिकेशन है, थोड़ा टेक्निकल टीम को जरा हिदायत मैं फिर से प्रश्न आवाज को पूछता ठीक करें, मुझको आवाज सही नहीं आ रही है। मैं फिर से पूछता हूं, एक काम करते हैं, हम उनका ऑडियो ठीक करा लेते हैं और उसके बाद फिर आपको राघव का सवाल जो है मैं आपके पास फिर से रखूंगा। हमारी टीम पहले आपका जो ऑडियो है उसको ठीक कर लेती है सर। तब तक मैं एक रिएक्शन सुधांशु मित्तल जी का ले लेता हूं। सुधांशु मित्तल जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको किसी भी लिहाज से जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई बेरोजगारी हो या फिर किसी तरीके की समस्या हो या किसी वर्ग को अगर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला और वो बंदूक उठा ले और फिर हम उसको जस्टिफाई करें कि भाई सरकारों की तरफ से नहीं हुआ इसलिए उन्होंने बंदूक उठा ली। सुशांत जी, मैं बड़े चुने हुए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी का वैचारिक संतुलन कहीं बिगड़ा हुआ है। वो बोलते समय क्या बोल रहे हैं और उनके बोलने के अभिप्राय क्या हैं, शायद ये दोनों चीजों में उनमें आपस में कहीं तालमेल नहीं है। आईएसआईएस और ये सारा तो आपने सुना। दूसरा लीजिए, सबसे बड़ी बात सुनिए, मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आपने नोटबंदी कर दी, जीएसटी की वजह से व्यवसाय नहीं हुआ, लोगों को गुस्सा है। इससे पहले आपने कहा कि ये वैचारिक घृणा की वजह से मॉब लिंचिंग हो रही है। आपने कहा मॉब लिंचिंग में जो अल्पसंख्यक हैं उनको केंद्र बना के ये वैचारिक नफरत जो है उसकी अभिव्यक्ति है। मुझे तो सिद्धांशु जी ये भी बात समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी जी को ये कैसे पता चला कि मॉब लिंचिंग करने वाली सारी भीड़ जो है वो सारे के सारे बेरोजगार और गुस्से में जो लोग हैं वही हैं जिनको कि सरकार से मदद नहीं मिली। वही कह रहा, मैं आपसे इसीलिए कहा कि वैचारिक संतुलन बिगड़ा हुआ है कहीं। मतलब कैसे कैसे कुतर्क और कैसे कैसी काल्पनिक चीजों को बोल के वो सिर्फ देश के खिलाफ बाहर एक अजीब हीनता का भाव फैलाते हैं। मुझे लगता है जिस कारण है संगठन से उनका नाता रहा है वो 125 साल पुराना संगठन है जिसने इस देश की आजादी के लिए लड़ा। ये वो संगठन है जिसे 60 साल तक हिंदुस्तान की सरकार चलाई है। ऐसे संगठन के मुखिया जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो वो ध्यान नहीं रखते कि इससे देश की प्रगति पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे देश की इज्जत पे क्या फर्क पड़ने वाला है, और आप इस कुतर्क से किनके बीच में क्या वैमनस्य पैदा करने वाले हैं। मुझे लगता है एक राजनीतिक जिम्मेदारी का अभाव होने की वजह से वो अर्गल बोलने लगे हैं। मतलब आप खुद कल्पना करिए, हम पे तो आपने इल्जाम लगाया था कि ये हिंदुत्व की जो है घृणा का नतीजा है कि यहां पे अल्पसंख्यकों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। आज आप कह रहे हैं क्योंकि आपने जीएसटी लगा दिया, क्योंकि आपने नोटबंदी कर दी, बेरोजगार जो है छोटे व्यापारी है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। तो हर समुदाय में, हर तबके में अब पैदा। मुझे ऐसा लगता है जो बातें वो कह रहे थे उनमें से कुछ जो हैं वो सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं, लेकिन बार बार ऐसा होता है। संसद में भी जब वो भाषण दे रहे थे आखिरी वक्त पर जो उनका व्यवहार था उससे उनके पूरे भाषण का इंपैक्ट खत्म हो गया। वैसे ही जब वो यहां बोल रहे थे तो उनका कुछ एकाध उदाहरण ऐसा था जिसकी वजह से जो वो बोलना चाह रहे थे वो शायद वो मैसेज नहीं गया और अब चर्चा दूसरी बातों पर हो रही है। राघव, आप अपनी बात कहिए और अब मीम अफजल आपको सुन पा रहे हैं। साहब, मेरा सवाल आपसे जो पहले था मैं उसको एक बार रिपीट कर दूं एकदम क्लैरिटी के साथ। मैं पूछना चाहता हूं कि आईसिस के खिलाफ जो आतंकवादी हैं आईसिस, और आई एम श्योर आप और हम दोनों इस बात पर सेम पेज पर होंगे कि आप भी आईसिस को आतंकवादी मानेंगे, उनके खिलाफ जो लड़ने वाले हैं उसमें तो कुर्दिश लोग भी हैं, और उन कुर्दों पे तो सद्दाम हुसैन के समय में या तुर्की द्वारा सब पर उन पर अत्याचार किए गए, सद्दाम हुसैन ने उनको गैस किया गया तो सद्दाम हुसैन द्वारा। तो मुझे तो ये लगता है कि जो मिसाल राहुल गांधी ने पेश करी है तो ऐसा ही व्यक्ति पेश कर सकता है जिसको इतिहास का कोई बहुत अधिक ज्ञान न हो, और आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप तो मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम एशिया में भी दिलचस्पी रखते होंगे, तो क्या आप
इस जो मिसाल दी गई है उससे इत्तेफाक रखते हैं? मुझे तो लगता नहीं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उस पूरे रीजन के डायनामिक्स को समझता है, क्या वहां के ट्राइबल डायनामिक्स हैं, कैसे जो एक तिकरीत कबीले के लोग थे सद्दाम हुसैन के समय में उनको जो है डिस्प्रोपोर्शनेट रखा जाता था सब जगह, और फिर कैसे जब उनको सद्दाम हुसैन को हटाया गया तो कैसे जो वहां का बहुसंख्यक शिया वर्ग है उसको जो है नई सरकार में जो है मौके दिए गए। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा मिसाल वही दे सकता है जो या तो आईसिस का अपोलोजिस्ट हो और या फिर उसको ज्ञान ही ना हो, और या फिर वो ज्ञान होने के बावजूद जो है ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा हो। ये मेरा मानना है। और मीम अफजल साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे। देखिए, आपकी मैं इस बात से 100% आ रहा हूं सुधांशु जी कि आईएसआईएस को आप ही की तरह, नहीं पूरे देश की तरह बल्कि पूरी दुनिया की तरह हम आतंकवादी समझते हैं और हमेशा समझते रहेंगे। और हमारा रिएक्शन हमेशा आपने शायद इस पर देखा होगा, बहैसियत इंडिविजुअल भी, बहैसियत कांग्रेस पार्टी भी। दूसरी बात, आपने अभी कुर्दिश मामला जो उठाया, कुर्दिस्तान के जो लोग हैं, वो बात भी आपने शायद रिपीट अब नहीं की, और शायद पहले आप कह रहे थे कि वो लोग ईरान में भी हैं, वो लोग इराक में भी हैं और टर्की में भी हैं, और वो आज से नहीं पिछले 50 साल से भी ज्यादा हो गए वो एक तहरीक चला रहे हैं अलग स्टेट बनाने की। लेकिन उन्होंने लोगों की गर्दनें नहीं काटी मीम साहब, गर्दन नहीं काटी उन्होंने। होती है उसके खिलाफ काम करने का काम करते हैं, लेकिन उनका हाँ, गर्दन नहीं काटी उन्होंने, आतंकवाद नहीं किया आईसिस के खिलाफ, वो लड़ते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, वो गर्दनें नहीं काटते जैसे आईसिस काटती है। आईसिस की तरह सेक्स स्लेव नहीं रखते वो। मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो आईएसआईएस के लोग हैं उन्होंने जो अपनी ये पूरी तहरीक शुरू की, उसमें ज्यादातर लोग वो थे जो तिकरीत से ताल्लुक रखते थे शुरुआत में, उसमें काफी लोग दूसरे भी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा नफरत हमारे जो खास आपने कहा जिनका जिक्र किया कुर्दिश लोग जो हैं, वो यकीनन उनसे एक पर्सनल हेट सद्दाम हुसैन की वजह से रखते थे, इसलिए वो कभी आईएसआईएस की तरफ नहीं गए। और ये सिर्फ उनका ही मामला नहीं है, बहुत सारे दूसरे लोग ऐसे हैं उस रीजन के अंदर जो हुकूमत से सर मोटे तौर पर राघव जो कहना चाह रहे हैं हुए भी वो कभी आईएसआईएस के साथ नहीं गए कि इस दुनिया में जिन पर जुल्म हुए, आप जूस की बात कर लीजिए सर, इस दुनिया में जूस पर कितने अत्याचार हुए हैं, लेकिन आपने कितने जूस को देखा है जिन्होंने बंदूकें उठा ली या आतंकी बन गए। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि जिसने बंदूक उठाई, आतंकी संगठन क्रिएट किया, उसके पीछे वजह यह थी कि उनको मौका नहीं मिला, उनको बिल्कुल अलग थलग किया गया, तो एक तरीके से ये गलत मैसेज जाता है, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सुशांत जी, एक चीज और कह दूं मैं मीम साहब से। देखिए, अभी आपने जूस का सवाल उठाया, इसमें मेरी राय बिल्कुल अलग है आपसे, लेकिन मैं उस बात पे चढ़ूंगा तो आपका डिस्कशन पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। जूस के बारे में गलतफहमी छोड़ दें कि वो आतंकवाद से दूर हैं, वो दूसरे तरह का आतंकवाद करते हैं, तफसील नहीं बता सकता हूं इस वक्त। सर वो दूसरे तरीके का आतंकवाद, फिर जिस पर पीओके वाले लोग कहेंगे कि हम भी आतंकवादी फैला रहे हैं। इजराइल को इजराइल का तो राइट टू एग्जिस्ट होना नहीं चाहिए आपके अनुसार। आज जो भी हो रहा है, जूस जो कुछ भी कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर अच्छी तरह से सब जानते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सब लोग ये भी जानते हैं कि जो है हमास क्या कर रहा है। उनका ऑडियो अभी तक ठीक नहीं है। मीम साहब बहुत गलत बात कर रहे हैं। मीम साहब वो मुझे पता है। मीम साहब एंटी सेमिटिज्म फैला रहे हैं यहाँ पर। सुधांशु जी आप बोल लीजिए, फिर मैं ब्रेक के बाद जाऊंगा मीम अफजल के पास। सुधांशु जी बोलिए। मीम साहब नहीं तो अपनी बात तो टेररिज्म के खिलाफ, आपने तो राहुल गांधी जी को ही झुका दिया। लोग खिलाफ हैं, सुधांशु भाई भी खिलाफ हैं, जो हमारे आरएसएस के विचारक बैठे वो भी कौन लोग गए, इसके तो कोई फेवर में हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। पर आप सर रीजनिंग स्पीचेस दे रहे हैं उसके लिए। मीम साहब आपने आईएसआईएस में कौन लोग गए? नहीं, सवाल ये नहीं है कि आईएसआईएस में कौन लोग गए, जिनको आप ये जरा सोचिए कि आईएसआईएस बनने का मौका क्यों दिया गया, वो गलत काम करने के लिए मौका कब दिया गया?
सर ऐसे मौके सबके पास आते आप तो बड़े अच्छे हैं। इस देश में भी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है सर जो भूखे पेट सो जाती है। अब कल को आप कहेंगे आतंकवादी बने, कितने कश्मीरी पंडित आतंकवादी बन गए सर। सुधांशु जी बोर्ड लेके बैठे, अब मेरी बारी है सर। मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सुधांशु जी, देखिए अब देखिए एक छोटा एग्जांपल है, ये डिबेट हो रही है, सुधांशु जी बोलना चाह रहे, मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन उन्होंने एक बड़े शालीनता के साथ एक बोर्ड लगा दिया, अब मेरी बारी है। चाहते तो चिल्ला सकते थे। यही फर्क है, यही फर्क हम उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि बंदूक उठाया क्योंकि भैया उनके पास वजह थी, तो ये गलत कहते हैं। हम महाबहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के उस भाषण की जो उन्होंने जर्मनी में दिया, और सवाल उठने लगे कि क्या उन्होंने आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का समर्थन किया है, उसके पीछे की वजहों को ये बताते हुए कि बेरोजगार लोग थे या उन्हें सरकारी मदद पूरे तरीके से नहीं मिली और इस वजह से ये हुआ। मॉब लिंचिंग के पीछे उन्होंने देश में जो गुस्सा है सरकारी नाकामियों की वजह से, उसको वजह बताते हुए एक तरीके से जायज ठहराने की कोशिश की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल और आरएसएस विचारक राघव अवस्थी बने हुए हैं। सुधांशु जी अपनी बात कहिए और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आपको जब बोलने का मौका नहीं मिला तो आप भी कांग्रेस के एक दूसरे प्रवक्ता की तरह, जिन्होंने दूसरे चैनल पर किसी एक दूसरे एंकर को लगभग अपशब्द कह दिए थे, वो रास्ता क्यों नहीं अपनाया? राहुल गांधी के लॉजिक से वो भी जस्टिफाई हो जाता कि भाई सुशांत सिन्हा ने आपको ऑन एयर टाइम नहीं दिया, आपको वंचित रखा और आपके अंदर एक गुस्सा था और इसलिए आपने मुझे गालियां दी। आपने ये शालीनता क्यों अपनाई उस बैनर के जरिए? वो बैनर भी एक बार दर्शकों के लिए दिखा दीजिए। देखिए, अब अपनी बात रखिए। मैं अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ताओं के हाथों शिकार होता हूं, क्यों बोलने नहीं देते मुझे। तो आपने जो प्रश्न करा वो प्रश्न ही आपके प्रश्न का जवाब था। नहीं, अब मैं थोड़ी गंभीरता, मीम साहब, आपने तो राहुल गांधी को झुठला दिया। आपने कहा कि भाई ये जो आईएसआईएस वाले लोग हैं ये वैचारिक तौर पे जो है आईएसआईएस में मिल गए थे। आपने तो कहा ही नहीं कि ये वो लोग हैं जो बेरोजगार थे, पिछड़े थे, शोषित थे, जिनको कि विकास से जो है वंचित कर दिया गया था, वो आईएसआईएस में गए। आपने तो कहा ही नहीं है। ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं, आप राहुल गांधी में झूठा बता रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन आप भी जो है गाय गिर जाएगी। बगावत कर रहे हैं मीर साहब। दूसरी बात, दूसरी बात, मीजा आपने कहा कि भाई वसुंधरा ने जो है ये कह दिया कि लोग जो है इस वजह से गुस्सा थे और मॉब लिंचिंग हो रही है। मीन साहब, आप तो भूल गए कि आपके प्रवक्ता ने वसुंधरा के सो कॉल्ड बयान पे जो उन्होंने कहा ही नहीं था, क्या प्रतिक्रिया करी थी? तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे घर वालों का। मीन साहब ऐसे थोड़ी चलता है। मैंने जो आपको गंभीरता से कहा कि ये जो वैचारिक असंतुलन है राहुल गांधी जी का, सॉरी माफ करिएगा, राहुल गांधी जी का, ये गंभीर समस्या है। वो सोचते क्या है, बोलते क्या है और उनका मायने क्या होता है, इन तीनों के अंदर कहीं कोई, मुझे कभी कभी लगता है सर कि मीम अफजल जैसे जो बहुत ही संजीदा नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, वो कभी कभी राहुल गांधी को डिफेंड करने के मामले में फंस जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट कि उनके लिए क्या करें क्या ना करें। अब जैसे संसद में वो बोलते बोलते सब ठीक बोल रहे थे, लास्ट में कुछ ऐसा कर गए कि सब गड़बड़ हो गया। यहां भी सर मीम अफजल साहब, आप ये मानिएगा कि जो राहुल गांधी कह रहे थे लगभग 70% ठीक जा रहा था। इस उदाहरण को नहीं देते तो भी काम चलता था। देखिए सुशांत जी, पहली बात तो है कि राहुल जी ने जो संसद में किया और आखिर में जिसका आपने जिक्र किया कि जिसकी वजह से कुछ सारा उल्टा हो गया, मेरा ये मानना है कि उसी की वजह से सब कुछ सीधा हुआ। और जो मैसेज उनको देना था वो उन्होंने प्रधानमंत्री को गले लग करके दे दिया। हाँ, प्रधानमंत्री ने अगले दिन जो कहा उससे जरूर लगता है कि वो इम्बैलेंस हो गया था। जब उन्होंने गले लगने को गले पड़ना कहा तो प्रधानमंत्री तो 50 हेड ऑफ द स्टेट्स के गले पड़ चुके हैं। कहते हुए अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है सर, उस पर नहीं बहुत बुरी बात है हाँ। कि हम ये कहें हमारे प्रधानमंत्री हर जो देश का
प्रेसिडेंट आता है उसके लिए हम बोलते हैं कि उसके अच्छा सर, मैं आज के भाषण पे रहता हूँ, कल का भाषण भाषा क्या है और आप उसको कह रहे हैं। आपका सवाल सर, उस भाषण का एक और हिस्सा आपने बहुत अच्छा आज टॉपिक रखा जी, और उसमें अपने तौर पर आपने जी आप बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या वो ISIS पे आतंक को उन्होंने जस्टिफाई किया है। यही फर्क है। देखिए, अगर आप उसको कह रहे हैं कि जस्टिफाई करें तो जाहिर है वो गलत है। उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि सारे हालात का हमको जायजा लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस तरह का माहौल पैदा ना हो। इसका जवाब देना चाहता हूं पैदा हो। मीम साहब, इसका मैं आपको और भारत के अंदर एक और अभी जो बात हुई लिंचिंग की जो बात है, मीम साहब, लिंचिंग पर हम सवाल उठाते हैं। मीम साहब, मैं भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मीम साहब हमें भी बात करने दें। जी बताइए। इतनी असहिष्णुता नहीं अच्छी है। बोलिए, वो तो सुन रहे हैं, बोलिए ना, पूछिए। मैं मीम साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आईसिस की जो प्लेबुक है उसमें एक चीज कही जाती है, लोन वुल्फ अटैक। तो बहुत सारे लोन वुल्फ अटैक जो है यूरोप में हुए हैं, ब्रिटेन में हुए हैं, सब जगह हुए हैं। तो क्या वो लोग सब सद्दाम हुसैन के उसी टिकरीटी कबीले के हैं जिसकी राहुल गांधी ने बात करी? ऐसा भी नहीं है। उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वहीं पे जो है उन्हीं देशों में जो है इंटीग्रेटेड है, 2-2 पीढ़ी से वहां पे रह रहे हैं। तो ये जो आईसिस की जो विचारधारा है, मैं ये कहता हूं राहुल गांधी की बात इसलिए गलत है क्योंकि आईसिस की एक विचारधारा है। आईसिस जो है उसमें केवल टिकरीटी कबीले के लोग नहीं है। आईसिस की विचारधारा ऐसी है जिससे पूरी दुनिया में लोग आकृष्ट हो रहे हैं और वो वैचारिक स्तर पर आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक आप उसमें जो है ऐसे कारण ढूंढेंगे कि ये तो जो है ये व्यक्ति जो है एलियनेटेड है या अनएम्प्लॉयड है इसलिए वो आईसिस में भर्ती हो रहा है, तब तक जो है आप आईसिस से नहीं लड़ पाएंगे। आप उनको तो देश का नागरिक होने के नाते मुझे भय होता है कि अगर राहुल गांधी जैसे व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया जिसको जो है आईसिस क्या है इसका भी इल्म नहीं है और आईसिस को जो है वो ट्राइबल जो है लॉयल्टीज और डायनामिक्स के प्रिज्म से देख रहा है, तो वो आईसिस की विचारधारा जो भारत में भी फैल रही है उसका मुकाबला कैसे करेगा? मीम साहब, ये हम जानना चाहते हैं। आप अगर आईसिस को समझते नहीं है, आप आईसिस कहते हैं कि आईसिस में एक ही कबीले के लोग हैं, तो मुकाबला कैसे करेंगे आईसिस का? ऐसे मुकाबला करेंगे आप आईसिस का? आईसिस से तो भारत में भी लोग भर्ती हो रहे हैं। मैंने जो है खबर पढ़ी थी कुछ दिन पहले कि एक मिलिट्री ऑफिसर, एक सेकंड मीम साहब खत्म कर रहे थे, कि एक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी जो है वो आईसिस में भर्ती होना चाहती थी। तो ये आप वैचारिक जो है स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए पहले आईसिस की विचारधारा को समझे मीम साहब। और आप ज़ईफ व्यक्ति हैं, आपको ये सब चीज समझ में आती है, तो आप इंडिफेंसिबल को डिफेंड ना करें। मीम साहब, देखिए, मैंने अभी तक कहीं भी ये बात नहीं कही कि उनका कोई विचार नहीं है। मैंने ये भी नहीं कहा कि सारे लोग तिकरीत जो कबीला है उसके खिलाफ हैं। जो बाकी लोगों की बात की आपने, जो वहां पे एक पूरा ईरान इराक के अंदर जो लोग हैं कुर्द जो हैं वो उनके खिलाफ अगर हैं तो तिकरीत की वजह से हैं और तिकरीत के ही सारे लोग हैं। मैंने नहीं कहा ये बात, ये बिल्कुल नहीं कहा। उसमें एक विचार जरूर है लेकिन वो विचार गलत है। और मैं आपको ये भी बता दूं, उससे भी आगे बढ़कर मैं कहता हूं, मैं तो आपकी बात में बात मिला करके कह रहा हूं कि आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि विचार एक रखते हैं और विचार बहुत खतरनाक है वो, और वो विचार इस्लाम के नाम पर रखते हैं। तो मुसलमानों सारी दुनिया के अंदर इस्लाम के मानने वाले ISIS की मुखालफत कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 100% मुसलमान उसकी मुखालफत करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे मुल्कों के जितने भी मुसलमान हैं सब ISIS के खिलाफ है। मैं पर्सनली जानता हूं ये बात, मैं बहुत देशों के अंदर घूमा हूं, कोई ISIS के फेवर में नहीं है। पर सर, लेकिन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जब खड़ी होती हैं तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो उनको हथियार सप्लाई करते हैं, जो उनको पैसा सप्लाई करते हैं। बात है, और वो दुनिया में इंटरेस्ट का अगर मैं यहाँ जिक्र करूंगा तो बात बहुत बढ़ जाएगी। उनमें से 99% लोग वो हैं जो आपको बेरोजगार मिल जाएंगे या जिनके पास कोई आर्थिक कमी होगी, और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। किस आदमी को आपने देखा है कि वो बिजनेस चलाते चलाते उसका मन किया और कहा कि आज मैं अपना एक आतंकी संगठन बनाऊंगा? बहुत मुश्किल है। तो गलत बात है सुशांत जी। अयमान अल ज़ाहिरी जो है डॉक्टर थे,
जो ओसामा बिन लादेन के वैचारिक है ना सर, उसमें बेरोजगारी का हिस्सा नहीं है ना। तो है, मैं कह रहा हूं वैचारिक है, बेरोजगारी का हिस्सा नहीं। साहब ये मान जाएं कि जो है वैचारिक लड़ाई है, आईसिस से वैचारिक स्तर पर लड़नी है। राहुल गांधी जब कह रहे थे सर, तो उन्होंने वो बात नहीं कही जो आप कह रहे हैं, वही एक विचारधारा की लड़ाई है और उसमें बेरोजगारी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से उन्होंने डिलीट कर दिया। आ रहा हूं सुधांशु जी, जरा सा रुकिए। वैचारिक लड़ाई नहीं है, ये कौन कह रहा है? पर राहुल गांधी ने वहां उसका जिक्र नहीं किया। ये गलत बात बोल, उन्होंने कहा सर, मुझे एक बात बताइए मीम अफजल साहब, उन्होंने कहा कि देश के लोगों में गुस्सा है क्योंकि बेरोजगार हैं लोग, क्यों मिलता है? बेरोजगार हैं लोग और लोगों में गुस्सा है, इसलिए मॉब लिंचिंग हो रही है। अब उनको कैसे पता चला मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ जो है उसमें सब बेरोजगारी शामिल है? ये तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये आप हमारे ऊपर कह रहे हैं कि हमने ऐसा कहा। भाई वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा सर, वसुंधरा गलत कहेंगे तो राहुल गांधी भी गलत कहेंगे, जर्मनी जाता है। जो हमारे आरएसएस के दोस्त हैं, मीम साहब वॉट अबाउटरी ना करिए, वसुंधरा जी की बात नहीं हो रही है अभी, कि सारी लिंचिंग उसी वजह से हो रही है। मीम साहब वॉट अबाउटरी ना करें, मीम साहब देखिए, क्यों नहीं बात आईसिस की है, जो मुद्दा है उससे हटे ना। मुझे एक चीज और बताइए सर, की कर रहे थे जरा सा सुधांशु जी, एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड। तो जरूर बात होगी। अरे वॉट अबाउट साहब, आप देखिए राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए जो तथ्य पेश कर रहे थे वो भी गलत थे। आप देखिए, उन्होंने कहा कि वेरी रिसेंटली अ लॉ दैट प्रोटेक्टेड द दलित कम्युनिटी फ्रॉम वायलेंस वाज स्क्रैच्ड डाउन। गलत नहीं है। अब बताइए, ये क्या ये सरकार ने किया था? ये कोर्ट का फैसला था और सरकार ने तो उस कानून को और फिर से मजबूती दे दी। क्या सरकार ने जिस वक्त उस कानून को कमजोर करने की साजिश की गई, साजिश कौन कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रही थी साहब, सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रही थी। खुद आप कंटेम्प्ट में जाइएगा, चैनल वालों को भी जो यू विल गेट देम इनटू ट्रबल। आप उसको सही करने के लिए आप कंटेम्प्ट, आप जो बात कर रहे हैं मीम साहब, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट की। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने साजिश रची। आपने ये जो बात कही है चैनल पर, ये चैनल के संपादक को महंगा पड़ सकता है, ऐसी बात ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आप कह रहे हैं साजिश करी सुप्रीम कोर्ट ने। जिन लोगों ने केस किया जिसके नतीजे में सब कुछ हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो साजिश के तहत था। सर कैबिनेट में इसी सरकार ने तो फैसला लिया, चाहिए था, सरकार ने डिफेंड क्यों नहीं किया? इसी सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया। क्या राहुल गांधी को ये बात पता नहीं थी जर्मनी में जाकर बोलते वक्त? बाद में क्या, जब आपके खिलाफ माहौल हो गया तो आपको लेना पड़ा, मजबूरी थी आपकी। सुधांशु मित्तल जी, आप पे दबाव पड़ा तो हो गया। सुधांशु जी, ये सारे देश के अंदर जो दबाव पड़ा उनके ऊपर, तो सही करना पड़ा ना। सारी बहस सुनी, एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर की तरह आपको खुद को दिख रहा है कि कितनी कमजोर विकेट पे आज राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी है, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिए। अरे भाई, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे टोकना पड़ता है बीच में। आप ऐसे आदमी को मैं टोकना नहीं चाहता। कमजोर विकेट आपकी है, वैचारिक लड़ाई की बात करते हैं आप लोग। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जरा गरिबान में मुंह डालकर देखिए, आप सबका विकास चाहते हैं देश के अंदर? में क्यों आ गए मीम साहब? देखिए, ये गुस्सा दिख रहा है कि आज आप इस देश के अंदर कुछ कम्युनिटीज आप तो उस तरह के इंसान माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आज आपका सबका साथ सबका विकास है। आज आपकी बौखलाहट दिखा रही है कि आज जो है आप गुस्से में हैं, और गुस्सा इसलिए क्योंकि बौखलाहट नहीं है, मैं आईना दिखा रहा हूं आपको। मुझे मेरी बात सुनने दीजिए, बहुत कमजोर विकेट पर मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। आप मुझे मेरी बात रखने दे मीम साहब, आप तो भले आदमी है, आपको क्या हो गया है? अब तो बहुत सभ्य आदमी है। करिए सुधांशु जी, वक्त नहीं है, जल्दी बात रखिए। तो राहुल, मैं आपको देख रहा हूं, राहुल गांधी जी ने आज, राहुल गांधी जी ने इतनी हास्यप्रद और इतनी बेतुकी और इतनी ऑफेंसिव बात करी है कि मुझे लगता है देश से माफी मांगनी चाहिए उनको। आज उन्होंने सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश करी है, उन्होंने वैमनस्य बढ़ाने की कोशिश करी है, और प्रधानमंत्री ने माफी मांगी नहीं जब उन्होंने जो आतंकवाद है उसके लिए उन्होंने हर एक जस्टिफिकेशन दे दी है। आपको माफी मांगेंगे? सही बात। आप तो सीधी सी बात यह है शरीफ आदमी, कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां बेरोजगार नहीं होंगे, और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां 100% लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिल जाता होगा। लेकिन वहां पर भी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में आतंकी संगठन खड़े नहीं होते।
इस मुल्क में भी एक बड़ी आबादी है जो आतंक का रास्ता नहीं चुनती, वो लड़ाई लड़ती है उस भूखमरी से, कई बार भूखे पेट सो जाती है, कई बार सरकार चुनने में गलती करती है तो उसको सुधारने की कोशिश करती है, और कई बार टकटकी लगाकर देखती है कि नेता शायद कुछ कर देंगे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर हाथ में रोटी ना हो तो बंदूक उठा ली जाए, और इसलिए इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।